बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जेनरिक बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी उसका एक चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज़ सेल, टिश्यूज़ एंड मेम्ब्रेन। ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, स्पेशली सेल के हवाले से, सेल ऑर्गेनेल्स के हवाले से, ठीक है। इसके अलावा माइटोसिस मियोसिस के बारे में बताया गया है, कुछ न कुछ मसल्स के टाइप्स के बारे में बताया गया है, न्यूरॉन्स और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इससे बहुत सारे एमसीक्यूज़ आ सकते हैं पेपर में, क्योंकि आपको बाहर से जस्ट सेल टिश्यू वगैरह नज़र आएगा लेकिन अंदर इसके बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसको इग्नोर नहीं करना है और बिल्कुल अच्छे से अच्छा पढ़ना है, ठीक है। कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसमें जितना बताया गया है उतना ही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जिसका बैकग्राउंड नॉलेज आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि माइटोसिस है, ठीक है, मियोसिस है। इसके अलावा कुछ सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि इसमें ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं है, ज़्यादा तफसील से नहीं है, ठीक है। हम बस उसके कुछ पॉइंट्स लिखे हुए उस मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊँ, लेकिन ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की वजह से वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि इसके पहले अगर आपने नहीं पढ़ा तो सेल के चैप्टर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कॉलेज में आपने पढ़ा होगा वो रिवाइज़ कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो माइटोसिस और मियोसिस का प्रोसेस है वो भी पढ़ लीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि उस पे एक अलग वीडियो रिकॉर्ड कर लें सही तरीके से और पूरी डिटेल से एक एक टॉपिक के ऊपर, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। इसमें हम थोड़ा सा बस जो इसके अंदर बताया गया है वो डिस्कस करेंगे और आई होप कि आपको समझ भी आ जाएगा, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आपको डायग्राम वाइज बताया गया है। तो हमें पता है कि सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है, जैसे कि हमें पता है कि प्लांट सेल अलग अलग होता है और एनिमल सेल अलग होता है। इस तरह फंजाई, बैक्टीरिया, फिर सेल के भी कुछ टाइप्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ठीक है। बहुत सारे टाइप्स होते हैं और हर सेल डिफरेंट होता है एक दूसरे से, तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन ओवरऑल जो एक टिपिकल सेल का जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं स्टूडेंट्स को समझाने के लिए, तो वो इसी तरह का होता है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, जिसमें न्यूक्लियस होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल होता है, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा बहुत इससे आइडिया हो चुका होगा। इसमें वो डिटेल नहीं है, बस आपको एक डायग्राम बताया गया है कि सेल असल में होता क्या है, ठीक है। अच्छा जी, आपने नाइन्थ में या फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ा होगा सेल थ्योरी के बारे में, कि सेल थ्योरी जो है, जिस तरह हमें पता चला था पहली पहली जो मतलब रिसर्चेज हो रही थी, ठीक है। तो उस टाइम हमें पता चला था कि सेल जो है इंसान की या फिर जितने भी जानदार है उनकी बॉडी पूरी की पूरी सेल से बनती है। बहुत सारे सेल्स आपस में मिलके जो है वो इंसान की बॉडी बनाते हैं, प्लांट्स की बॉडी बनाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने कहा कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। आपको वो डेफिनेशन शायद याद होगी कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ बॉडी, ठीक है। मतलब सेल जो है उसकी वजह से बॉडी के मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस भी चलते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जो ऑर्गन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो भी सेल की वजह से ही होते हैं। अब अगर सेल नहीं होगा तो वो बॉडी नहीं बनेगी, ऑर्गन्स नहीं होंगे, ठीक है, और जो स्ट्रक्चर या फंक्शन वाइज उसका काम होगा वो नहीं होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि सेल जो है वो एक बेसिक यूनिट होता है। फिर जैसे जैसे रिसर्चेज होती गई तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें सामने आ गई कि सेल जो है वो सिर्फ यूनिट नहीं है, बल्कि सेल डिवाइड भी होता है। सेल जो है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से डिवाइड होता है, उसकी तादाद बढ़ती है, ठीक है। और सेल के अंदर एक जेनेटिक मटीरियल होता है, एक हेरिडिटी मटीरियल होता है। जब वो एक सेल से दूसरे में ट्रांसफ़र होता है तो अपने कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र कर लेता है, जैसे माँ बाप से बच्चों में कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं। तो हमें पता चला कि ये सारी चीज़ें भी सेल की वजह से होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है एक सेल थ्योरी आई जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पॉइंट्स बताए गए थे। यहाँ पे तो 3 पॉइंट्स हैं लेकिन अब उसमें 4 पॉइंट्स शामिल किए गए हैं, ठीक है। 3 पॉइंट जो आपकी पीपीटी में डिस्कस किए हुए हैं वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो कि मैंने आपको बता दिया कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, कि सारे जो लिविंग थिंग्स है, जितने भी जानदार है वो सेल से बने हुए। तो ये सेल थ्योरी का पहला पॉइंट था, ठीक है। दूसरा पॉइंट, सेल आर द स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, के
जैसा कि मैंने बता दिया आपको कि सेल जो है वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, कि मतलब ये सबसे छोटा यूनिट है। इससे भी छोटे यूनिट्स होते हैं लेकिन वो हम इतना इम्पोर्टेंस उसको नहीं देते या वो हम पढ़ते नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि सेल जो है वो हमारे लिए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, और वो जब आपस में मिलते हैं तो मज़ीद टिश्यू ऑर्गन्स वगैरह बनते हैं। अच्छा, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू सेल डिवीजन। ये वही बात कि जब नए सेल बनते हैं तो वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं, मतलब जो पहले से मौजूद सेल होते हैं वही डिवाइड होके नए सेल्स बनाते हैं, ठीक है। प्री एग्जिस्टिंग का मतलब होता है पहले से मौजूद, ठीक है। तो ये जो है 3 पॉइंट हो गए, लेकिन इसमें एक चौथा पॉइंट भी है जो कि मैंने आपको बताया कि सेल कंटेन द हेरिडिटी मटेरियल, ठीक है। डीएनए की बात जब हम करते हैं कि सेल के अंदर डीएनए भी होता है और वो माँ बाप से यानी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। और इसी तरीके से जो कैरेक्टर्स होते हैं वो माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं। ये नंबर 4 पॉइंट है जो कि पीपीटी में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब हम आते हैं डेफिनेशन ऑफ सेल पे। ये मैंने आपको बता दिया कि सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग लाइफ फंक्शंस, ठीक है। कि ज़िंदगी के जितने भी काम होते हैं, वो नहीं कि मतलब रोज़मर्रा जो हम काम करते हैं कि नहाते हैं, खाना खाते हैं, कुछ अपने डेली फंक्शन, वो नहीं। आपकी बॉडी जिस तरह इस काबिल है कि आप अपने रोज़मर्रा के काम कर पाओ, ठीक है। और जो भी आपके डेली मतलब बॉडी के जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरे होने के बाद जब आप कोई काम करते हो तो वो आपके रिक्वायरमेंट जो पूरे करते हैं ना, वो आपके सेल्स पूरे करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ये लाइफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। और दूसरी बात वही लिखी हुई है कि सेल जो है वो एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे आपको सेल का जो है वो स्ट्रक्चर बताया गया है कि इसमें जो है वो सीलिया होते हैं, सीलिया जैसे बाल होते हैं ना बाहर की तरफ से, तो ये सेल मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। या फिर अंदर और बाहर चीज़ों को रोकने में हेल्प करते हैं। लाइसोसोम्स है, सेंट्रियोल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, मैक्रोट्यूब्यूल्स, गोल्जी अपैरेटस, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि हम आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा और इसमें हम एक एक पढ़ने की कोशिश भी करेंगे। अच्छा, ये आपको सेल्स के कुछ एग्जांपल बताया गया है कि अमीबा का सेल जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट स्टेम, ठीक है, बैक्टीरिया होता है, नर्व सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल होते हैं बॉडी के अंदर, वाइट ब्लड सेल होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं और हर सेल का अपना अपना एक फंक्शन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल रेड ब्लड सेल है, ठीक है, तो उसका काम जो है वो ऑक्सीजन लेके जाना है, बॉडी में खून प्रोवाइड करना, ये रेड ब्लड सेल का काम होता है। खून का असल में काम यही होता है कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। लेकिन वो जो रेड ब्लड सेल है वो वाइट ब्लड सेल्स का काम नहीं कर सकते। जैसे वाइट ब्लड सेल का काम होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। तो वो सेल्स अलग अलग होते हैं और ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी चीज़ का नाम सेल है तो वो उसका एक ख़ास फंक्शन भी होगा। ऐसा नहीं है कि सेल है तो वो बॉडी के सारे काम करेंगे। अगर हार्ट के सेल्स है तो वो हार्ट में ही काम करेंगे, वो जाके किडनी में काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा बहुत जो बेसिक कंसेप्ट है वो पता होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद सेल के टाइप्स है जिसको हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कहते हैं, ठीक है। ये आपको अभी हम बताएंगे कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है और यूकैरियोटिक क्या होता है। अच्छा जी, प्रोकैरियोटिक जो है, प्रो का मतलब होता है बिफोर, ठीक है, मतलब आगे। जैसे हम कहते हैं ना ये प्रो प्लेयर है, मतलब बहुत आगे का प्लेयर है। लेकिन यहाँ पे प्रो को हम पीछे की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे इसका मतलब उल्टा है। प्रोकैरियोटिक का मतलब होगा कि पहले पहले, मतलब जो पिछले ज़माने के जो सेल्स थे, ठीक है, जब पहले पहले सेल डिस्कवर हुआ था और उस टाइम जब हमने, मतलब हमारे पास इंस्ट्रूमेंट भी इतने अच्छे नहीं थे कि हमें सेल के बारे में सही से पता चले। तो हमें जो पहले पहले पता चला था कि सेल क्या है, तो उसमें हमने ये देखा था प्रोकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है, प्रो का मतलब मैंने आपको बताया था बिफोर, ठीक है। और करियन या करियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो बिफोर न्यूक्लियस आप इसमें कह सकते हो, मतलब वो सेल्स जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, मतलब बहुत ही सिंपल सेल है, उसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी नहीं होती। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है डू नॉट हैव स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज़ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इन सब के इर्द गिर्द ना एक मेम्ब्रेन होता है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें ये चीज़ें अक्सर तो होती ही नहीं है, और अगर है तो इतने एडवांस नहीं है जिसके इर्द गिर्द जो है वो मेम्ब्रेन
मौजूद हो, ठीक है। इसके अलावा कुछ उनके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कुछ न्यूक्लियस की जगह एक खड्डा सा होता है जिसमें एक डीएनए टाइप चीज़ मौजूद होती है, ठीक है। वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, वन सेल्ड जो है मतलब इसके जो एग्जाम्पल दिए गए हैं तो प्रोकैरियोटिक में ज़्यादातर जो है बैक्टीरिया आते हैं, कि बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोटिक मतलब ये कि उनका सेल इतना एडवांस नहीं है, ठीक है। उनके सेल्स में वो मेम्ब्रेन बाउंडेड चीज़ें नहीं है और बहुत ही सिंपल सेल होता है उनका। अच्छा जी, दूसरा है यूकैरियोटिक, और यूकैरियोटिक में आप देख सकते हैं कि इनका सेल्स काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उनके अंदर है, और ये आप प्रोकैरियोटिक के उल्टा कर लो, ठीक है, कि अब इसमें न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन भी है, माइटोकॉन्ड्रिया और सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। और उसके अंदर जो है वो मेम्ब्रेन भी होता है, ठीक है। जैसे कि ऑर्गेनेलिस लिखा हुआ है ना, ऑर्गेनेलिस का मतलब वही होता है कि सेल के अंदर जितने भी पार्ट्स है या जितने भी चीज़ें, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ठीक है, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, जितने भी चीज़ें हैं इन सब को मिला के हम ऑर्गेनेलिस कहते हैं, ठीक है। और ये जो है जो ज़्यादातर लिविंग सेल्स होते हैं वो यूकैरियोट होते हैं, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। नीचे आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों का बताया गया है, दिखाया गया है, सो यू कैन सी दैट, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं हम सेल के पार्ट्स पे यानी ऑर्गेनेलिस पे, जो कि हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। सबसे पहले सराउंडिंग द सेल, जो सेल के इर्द गिर्द होते हैं, मतलब बिल्कुल सेल के अंदर नहीं होते, सेल के बाहर जैसे एक दीवार होती है, ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सेल दैट कंट्रोल मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द सेल। लेकिन उससे भी पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी होता है, ठीक है, दोनों में होता है। लेकिन प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाद सेल वॉल भी होता है, मतलब सेल वॉल सबसे बाहर होता है, फिर उसके अंदर जो है सेल मेम्ब्रेन होता है। लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता और उसमें सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है, यानी सबसे लास्ट बाउंड्री जो है एनिमल सेल की वो सेल मेम्ब्रेन है, और प्लांट सेल की सेल वॉल है, सेल वॉल के बाद जो है वो सेल मेम्ब्रेन आता है, ठीक है। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन का काम होता है कि जैसे गेट होता है ना, तो चीज़ें अंदर बाहर जाती हैं सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए से, और ये डबल लेयर होता है, मतलब इसके 2 लेयर होते हैं, ठीक है। और सेलुलर ट्रैफिक कंट्रोल करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कौन सी चीज़ अंदर जानी चाहिए, कौन सी बाहर जानी चाहिए, ये सेल मेम्ब्रेन चेक करेगा, टाइप ऑफ पुलिस काम करता है, ठीक है। प्रोटीन दैट स्पैन थ्रू द मेम्ब्रेन एंड अलाउ मैसेज ऑफ मटेरियल, वही बात, कुछ प्रोटीन्स आते जाते हैं, कुछ मैसेजेस आते जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो सेल मेम्ब्रेन की वजह से होती हैं, ठीक है। और आपने इसका एक मॉडल पढ़ा होगा, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है, जो क्रेग एंड वाटसन नाम का एक 2 साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने जो है वो वो डीएनए का पेश किया था। लेकिन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो है वो भी एक साइंटिस्ट ने पेश, क्रेग या सेंगर के नाम से था, हाँ सेंगर, ठीक है। तो वो आप पढ़ लीजिएगा, उसमें सिर्फ यही 2 लिखा गया है कि सेल मेम्ब्रेन के जो 2 लेयर्स हैं, ठीक है, उसमें लिपिड्स है दोनों तरफ, ठीक है। और लिपिड जो है वो चिकनाई टाइप प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से जो है वो चीज़ें अंदर बाहर आसानी से नहीं जाती, तो सेल का जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहता है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का नाम आपको बस याद होना चाहिए कि ये सेल का जो है वो मॉडल है, सेल मेम्ब्रेन का मॉडल है कि किस तरीके से उसकी शेप बनी हुई है। इस पे हम किसी और दिन डिटेल से बात करेंगे कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर क्या चीज़ है और किस तरीके से काम करता है। अच्छा जी, दूसरा जो कंपोनेंट है या ऑर्गेनेलिस है, दैट इज़ सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो ज़्यादातर मैंने आपको बताया कि प्लांट सेल में और बैक्टीरिया का सेल में पाया जाता है, ये एनिमल सेल में नहीं होता, और इसका भी सेम काम है कि सेल को प्रोटेक्ट करना है और उसको जो है सपोर्ट देना है, ठीक है, सिंपल। अच्छा जी, अब हम आते हैं इनसाइड द सेल, कि सेल के अंदर जो है क्या क्या चीज़ें होती हैं, सेल के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेलिस होती है, जिसमें सबसे मेन जो है या जो कंट्रोल सेंटर जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो है न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियस जो है हमें पता है कि जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन होता है ना, और ब्रेन एक बॉडी के हर फंक्शन को कंट्रोल करता है, इसी तरह सेल के अंदर जो है वो न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस का काम होता है सेल की सारी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखना, उनको कंट्रोल करना, ठीक है। ये लिखा हुआ है डायरेक्ट सेल एक्टिविटीज़, मतलब सेल के एक्टिविटीज़ को डायरेक्शन देता है कि किस तरह क्या करना है।
सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म जो होता है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो फासला होता है, ठीक है, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ठीक है, मैं आपको 1 मिनट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है, ठीक है, जिसमें आपको न्यूक्लियस है, मतलब ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये तो खैर पूरा न्यूक्लियस मैं आपको जस्ट सेल का बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और न्यूक्लियस और ये बाहर का जो है ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इस बीच में आपको ये जो एरिया नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म जो होता है ये न्यूक्लियस और उसके बीच में होता है, सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है, ठीक है। तो ये जो है जो न्यूक्लियस होता है, इसके इर्द गिर्द भी एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये बाहर के एनवायरनमेंट से न्यूक्लियस को अलग करता है थ्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अच्छा, इसके अंदर जो है, जिसे हम कहते हैं ना डीएनए होता है सेल के अंदर, तो वो स्पेशली न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है और इसका स्पेरिकल शेप होता है, मतलब गोल शेप होता है, ठीक है। विजिबल व्हेन सेल इज नॉट डिवाइडिंग। और मैंने आपको बताया कि सेल डिवाइड होते हैं ना, 1 से 2, 2 से 4, उस टाइम जब ये डिवाइड होते हैं तो ये डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियस जो है वो डिसअपियर हो जाता है। लेकिन जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता फिर उस टाइम ये विजिबल होता है, मतलब नज़र आता है, ठीक है। कंटेन्स आरएनए फॉर प्रोटीन मैन्युफैक्चर। और इसके अलावा आरएनए भी इसके अंदर मौजूद होता है और फिर आरएनए से आगे जाके प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद होती हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो स्पेशली न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब नाम से ही पता चलता है कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होगा उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये भी दो लेयर से बना हुआ होता है, ठीक है, और इसके अंदर भी कुछ ओपनिंग्स होते हैं, मतलब होल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के अंदर और बाहर चीज़ें आ रही और जा रही होती हैं, ठीक है। तो ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है। नेक्स्ट वन इज़ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो है ये भी न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं और जब डीएनए जो है मतलब एक साथ कॉइल्ड हो जाता है, ठीक है, आपस में मिल जाता है तो वो एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम डीएनए नहीं होता, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मेड ऑफ डीएनए मतलब ये डीएनए से बने हुए हैं, तो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, ठीक है। और ये जो है कंटेन इंस्ट्रक्शंस फॉर ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक। वही बात कि इसमें जो है वो कैरेक्टर और बॉडी कैसे बनेगी, इसके बाल कैसे होंगे, इसकी आँखें कैसे होंगी, इसका कद कैसा होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो क्रोमोसोम के ऊपर यानी क्रोमोसोम के अंदर जो है वो फिट हो चुकी होती हैं, क्योंकि उसके अंदर डीएनए होता है और डीएनए के ऊपर हमारी बॉडी का पूरा नक्शा मौजूद होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो हेरिडिटी या ट्रेट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, वो सब कुछ क्रोमोसोम के अंदर मौजूद होते हैं। यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो है वो हाथ जैसे बनते हैं, जैसे आपको एक पिक्चर में नज़र आ रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको नज़र आएगा। और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसमें होते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। कंपोज्ड ऑफ डीएनए, थिकन फॉर सेलुलर डिवीजन। और जब सेलुलर डिवीजन हो रही होती है यानी माइटोसिस मियोसिस हो रहा होता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, थिक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं ताकि अच्छे से डिवाइड हो सकें। सेट नंबर पर स्पीशीज़। और हर स्पीशी में जैसे कि प्लांट्स है या एनिमल्स है या डॉग्स है या ह्यूमंस है, ठीक है, तो हर स्पीशी में यानी हर किस्म के जानदारों में इसकी अलग अलग तादाद होती है। जैसे कि इंसान में जो है वो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यानी 23 जोड़े होते हैं, जिससे टोटल 46 क्रोमोसोम बनते हैं, ठीक है। जोड़े में 2 क्रोमोसोम होते हैं, तो 23 पेयर्स, और एक एक क्रोमोसोम की हम बात करें तो वो 46 बनेंगे, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से, 46 और 23। अच्छा, इसके अलावा डीएनए आपने डिटेल से पढ़ा होगा और ये है भी बहुत डिटेल्ड टॉपिक, ठीक है। यहाँ पे हम इसको पूरा डिटेल से तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन कोशिश करेंगे कि जितनी चीज़ें समझनी चाहिए वो समझ आ जाए। और डीएनए पे भी हम इंशाल्लाह एक डिटेल से वीडियो बनाएंगे, एक अलग, उसमें हम मॉडल और ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और डीएनए बनता कैसे है, डीएनए के अंदर चीज़ें कैसे आपस में कंबाइन होती है, वो हम उसमें कोशिश करेंगे कि डिस्कस करें और आपको समझ आ जाए। वो एक अलग वीडियो होगी इंशाल्लाह,
जो कि हम बोर्ड पे डिस्कस करेंगे। अभी तो हम जस्ट उसके जो ओवरव्यू है वो पढ़ेंगे। डीएनए या इसका फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और मैंने आपको पहले बता दिया कि ये हेरिडिटी मटेरियल होता है, मतलब ये जो माँ बाप से बच्चों में चीज़ें ट्रांसफ़र होती है वो डीएनए की वजह से होती है, ठीक है। नियरली एवरी सेल इन अ पर्सनस बॉडी हैज़ द सेम डीएनए। और तकरीबन बॉडी में जितने भी सेल है, एक इंसान की बॉडी के जितने भी सेल होते हैं अबाउट 30 ट्रिलियन के ऊपर होते हैं, इतने ज़्यादा सेल होते हैं, ठीक है। तो कुछ हर सेल के अंदर तकरीबन एक जैसा डीएनए हो, थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस होता है, एक जीन्स में, दो जीन्स में, ठीक है, क्योंकि ऑर्गन्स के हवाले से या फिर हर कैरेक्टर के हिसाब से फिर जीन्स थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं। लेकिन जो 99% डीएनए होता है, ठीक है, वो तकरीबन सेम होता है। अच्छा, डीएनए इज़ लोकेटेड इन द न्यूक्लियस, वही बात कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया। और इसलिए हम इसको न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं, मतलब जो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है उसको हम न्यूक्लियस के अंदर यानी न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं। लेकिन डीएनए कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी मौजूद होता है, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं, ठीक है। तो सवाल पूछ सकते हैं पेपर में कि डीएनए सिर्फ न्यूक्लियस में होता है या कहीं और भी होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है। इससे जो है वो फिर हिस्ट्री में बात चली जाती है कि माइटोकॉन्ड्रिया कभी एक अलग सेल हुआ करता था, लेकिन जब इसके लिए माहौल फेवरेबल नहीं था, सही नहीं था, ठीक है, तो इसने अपने आप को एक दूसरे सेल के अंदर जम कर लिया, ठीक है, मतलब उसके अंदर चला गया और उसका एक हिस्सा बन गया। तो उसका जो अपना डीएनए था वो तो इसके अंदर मौजूद है ही, इसीलिए जो है सेल के अंदर दो डीएनए हमें मिलते हैं, एक न्यूक्लियस के अंदर और एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो कभी जब पहले माइटोकॉन्ड्रिया अलग सेल हुआ करता था तो उसके अंदर अपना डीएनए होता था, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो जब इस सेल के अंदर आ गए तो फिर उसके अंदर दो डीएनए हो गए, ठीक है। ये थोड़ी बहुत उसकी हिस्ट्री है। आई होप इट्स के इतना डिटेल में आपको नहीं जाना चाहिए, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन सिंपल आपको माइटोकॉन्ड्रियल और न्यूक्लियर डीएनए के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, ये आपको वैसे डायग्राम में जो है डीएनए का स्ट्रक्चर बताया गया है कि एक स्पेरिकल शेप होता है। स्पेरिकल मतलब एक गोल शेप होता है, ठीक है, जैसे सीढ़ी होती है ना, नीचे से ऊपर की तरफ गोल गोल जा रही होती है, उसी तरह की है, ठीक है। और इसमें फिर कुछ यूनिट्स होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ठीक है, और यूरासिल वगैरह होते हैं। ये हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये आपको वही बताया गया है कि डीएनए के अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के कोड्स होते हैं और उन कोड्स को फिर हम 4 केमिकल बेसिस में डिवाइड करते हैं, जैसे एडेनिन जो कि ए से हम डिनोट करते हैं, ग्वानिन जी से डिनोट करते हैं, साइटोसिन सी से और थाइमिन टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर ये चारों जो है एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं। अगर इनमें कोई भी एक दूसरे के साथ बाइंड नहीं हुआ, गलत बाइंड हुआ, जैसे एडेनिन और थाइमिन ए और टी जो है आपस में बाइंड होंगे, अगर ए सी के साथ बाइंड हो गया तो मसला होगा, ठीक है, कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी होगी जाके बच्चे में। या फिर साइटोसिन और ग्वानिन सी और जी ये आपस में कनेक्ट होंगे, ठीक है, जैसे कि इस वाले पिक्चर में आप देख सकते हैं ऊपर, ठीक है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ए और टी, ग्वानिन और साइटोसिन, ठीक है, ये चारों जो है हमेशा ए और टी आपस में कनेक्ट होंगे, जी और सी आपस में कनेक्ट होंगे। इससे अगर बात अलग हो जाती है तो फिर एबनॉर्मेलिटी आएंगी, ठीक है। अच्छा, नीचे वही लिखा हुआ है कि हर डीएनए के अंदर तकरीबन 3 बिलियन बेसेस होते हैं, मतलब ये ए टी सी जी इसी तरीके से बार बार रिपीट होके कुछ 3 बिलियन तक पहुंच जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। और तकरीबन मैंने आपको बताया कि 99% डीएनए सारे लोगों का तकरीबन एक जैसे होता है, लेकिन जो इंसान एक दूसरे से थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं, शक्ल में, बातचीत में, उनके बिहेवियर में जो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है वो इसी 1% डीएनए की वजह से होता है, ठीक है, जो कि 99% तो एक जैसे हैं, क्योंकि सारे इंसान तकरीबन एक जैसे होते हैं। सबके 2 हाथ, 2 कान, एक नाक, 2 आँखें, 2 मतलब जितने भी 2 हाथ, 2 पाँव, ठीक है, सारे जितने भी पार्ट्स हैं सारे एक जैसे होते हैं। बिहेवियर में, उनके बोल चाल में, उनके सोचने के अंदाज में, उनके दिमाग में जो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है वो उसी 1% डीएनए की वजह से होता है, ठीक है। तो इसी तरह 3 बिलियन बेसिस एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन ये आपस में मिलते हैं, ठीक है, बार बार रिपीट होते हैं
और इसी तरह जो है वो अलग अलग डीएनए बनते हैं। ठीक है, डीएनए का बहुत अच्छा और डिटेल टॉपिक है, ये हम किसी और दिन पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आपको वही बताएंगे कि ए जो है वो टी के साथ बाइंड होगा, सी जी के साथ बाइंड होगा, और इसको हम बेस पेयर कहते हैं। पेयर बनता है ना, ए और टी एक पेयर बन गया, जोड़ा बन गया, इसीलिए हम इसको बेस पेयर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो बेस पेयर होते हैं ये एक शुगर के साथ, मतलब एक कार्बोहाइड्रेट के साथ भी जो है वो अटैच हुआ होता है, जिसको हम फॉस्फेट कहते हैं। ठीक है, फॉस्फेट राइबोज शुगर, और उसमें एक फॉस्फेट होता है। ठीक है, फास्फोरिक एसिड जिसको हम कहते हैं, और इसके अलावा फिर उसके साथ एक शुगर भी अटैच होता है, जिस जब ये तीनों आपस में मिलते हैं, मतलब एक बेस पेयर जो ए और टी वाले हैं, ठीक है, एक उसके साथ शुगर और एक फॉस्फोरिक यानी फॉस्फेट मॉलिक्यूल, जब ये तीनों मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड आपने पढ़ा होगा कि क्या चीज़ होती है। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ेंगे किसी दिन। अच्छा, ये वैसे आपको वही डीएनए का एक पूरा स्ट्रक्चर बताया गया है, सो यू कैन सी दैट। ठीक है, अच्छा, डीएनए का इसमें बताया गया है कि डीएनए कैन रेप्लिकेट और मेक कॉपीज ऑफ इटसेल्फ, मतलब जब सेल डिवाइड होता है, जब एक सेल के अंदर एक डीएनए है, ठीक है, तो वो डिवाइड होगा और उससे दो बनेंगे। ठीक है, तो मतलब डीएनए जो है वो आगे जाके रिप्लिकेट होता है, डिवाइड होता है, या अपनी कॉपी बन जाए, फ़ोटो कॉपी करते हैं ना, तो उसी तरीके से इसकी भी फ़ोटो कॉपी हो जाती है, और जब एक सेल से दो बनते हैं तो उसी दो कॉपीज़ में से एक एक कॉपी एक सेल में चली जाती हैं। ठीक है, ईच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इन द डबल हेलिक्स कैन सर्व एज अ पैटर्न फॉर डुप्लीकेटिंग द सीक्वेंस ऑफ बेसिस। वही बात कि ये डबल स्टैंडर्ड होता है, मतलब इसके दो हिस्से होते हैं या दो हाथ होते हैं, जैसे सीढ़ी होती है ना, तो सीढ़ी के एक हिस्से और दो हिस्से होते हैं, तो इसी तरह जो है वो डीएनए के भी दो हिस्से होते हैं, और वो उसी डुप्लीकेट होने में हेल्प करते हैं। दिस इज क्रिटिकल व्हेन सेल डिवाइड बिकॉज ईच न्यू सेल नीड टू हैव एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द डीएनए प्रेजेंट इन द ओल्ड बॉडी। ठीक है, और वही बात के ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब डीएनए डिवाइड होता है तो जो सेल में वो जाएगा आगे जाके, तो उसमें वो एग्जैक्ट कॉपी जानी चाहिए, कोई भी उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। डिफरेंस उसमें होता है जब वो आगे जाके मियोसिस के स्टेजेस से गुजरता है, तो थोड़ा बहुत फिर उसमें डिफरेंस हो जाता है, लेकिन जब इसकी कॉपी बनती है तो कॉपी बनते वक्त इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता, डिफरेंस इसमें आगे आएगा। ठीक है, जब वो बच्चे माँ बाप से थोड़े बहुत उनमें डिफरेंस होता है तो वो इसी डीएनए में चेंजेस की वजह से होता है। अच्छा जी, अब हम आते हैं साइटोप्लाज्म पे, और साइटोप्लाज्म का मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो एरिया होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये जेल लाइक होता है, मतलब जिस तरह एक पानी के जैसा होता है। ठीक है, और इसमें आपको सेल मेम्ब्रेन नज़र आएगा, क्योंकि इसके इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन होता है, और कुछ हेरेडिटी मटीरियल यानी आरएनए और डीएनए वगैरह भी इसके अंदर थोड़ा बहुत होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये एक गाड़ी का काम करता है। ठीक है, मतलब ये जो है पूरे सेल के इर्द गिर्द घूमता रहता है, और इससे जो है वो ये स्पेशली न्यूक्लियस के साथ अटैच होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस से जो भी चीज़ें बाहर आती हैं तो वो स्पेशली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आती हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर आगे जाके उसको गाड़ी के जैसे, मतलब जैसे गाड़ी एक चीज़ एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से जो है वो चीज़ों को ट्रांसफ़र करती हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि स्मूथ होता है, मतलब उसके ऊपर ये जो आपको मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इसके ऊपर ये जो दाग धब्बे नज़र आते हैं, ये रफ़ होता है, रफ़ एंडोप्लाज्मिक। रफ़ का मतलब होता है कि इसके ऊपर जो है आपको इस तरह राइबोसोम मिले हुए नज़र आएंगे। ठीक है, ये जो आपको दाने से नज़र आते हैं ना, ये राइबोसोम है। तो राइबोसोम जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होंगे उसको हम कहते हैं रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, जैसे कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे नहीं है, ठीक है, उसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो जिस पे राइबोसोम नहीं है उसको हम कहते हैं स्मूथ, और जिस पे है उसको हम कहते हैं रफ़। ठीक है, रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अच्छा, स्टोर सेपरेट एंड सर्व एज अ सेल ट्रांसपोर्ट। वही बात कि ये जो है सेल में एक ट्रांसपोर्ट का काम करता है, कि चीज़ें जब न्यूक्लियस से निकलती है उसको सेल्स तक पहुंचाना। ठीक है, पूरे सेल में उसको ट्रांसपोर्ट कराना, ये किसका काम होता है, ये होता है
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम, ठीक है। इसके बाद है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है ईच सेल कंटेन थाउजेंड ऑफ न्यूक्लियस नहीं, राइबोसोम्स। राइबोसोम जो है, ठीक है, राइबोसोम सेल में हज़ारों राइबोसोम होते हैं और ये राइबोसोम जब आपस में मिलते हैं, ठीक है, मतलब इनकी जो कोडिंग होती है, ठीक है, आरएनए के ज़रिए से ये बनते हैं, आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, तो वो आगे जाके प्रोटीन बनाते हैं। तो जो प्रोटीन बनते हैं वो किस चीज़ से बनते हैं? राइबोसोम्स के ज़रिए से बनते हैं, ठीक है। फाउंड ऑन राइबोसोम्स एंड फ्लोटिंग थ्रू आउट द सेल, मतलब सेल में जैसे एक चीज़ पानी के ऊपर तैरते रहते हैं ना, इसी तरीके से जो है वो ये सेल के अंदर होते हैं। कंपोज 25% ऑफ सेल्स मास। अगर सेल जो है हम 4 हिस्सों में डिवाइड करें तो एक हिस्सा उसमें से राइबोसोम का निकल आएगा। 25% हिस्सा जो है सेल में राइबोसोम का होता है। स्टेशनरी टाइप एम्बेडेड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके भी 2 टाइप होते हैं। स्टेशनरी मतलब जो एक जगह पे रुके हुए हैं, ठीक है, तो जो रुके हुए हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, जो मैंने आपको अभी बताया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच है, ठीक है, तो वो मूव नहीं करते, वो एक ही जगह पे रुके हुए होते हैं, इसीलिए उसको स्टेशनरी टाइप कहते हैं। और दूसरे होते हैं मोबाइल टाइप, मतलब मूवमेंट करते हैं, ठीक है, गर्दिश करते हैं, तो वो जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं और वो प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करते हैं, इसलिए वो जो है मोबाइल टाइप होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज माइटोकॉन्ड्रिया, द मोस्ट फेमस ऑर्गेनेली ऑफ द सेल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आपने पढ़ा होगा बचपन में कि इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है एटीपी बनाता है, मतलब एनर्जी बनाता है। जिस तरह हमारे पास पैसे होते हैं ना, तो पैसे सब होता है, इसी तरह जब सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एटीपी बनाता है, और एटीपी सेल के लिए पैसे के जैसा है, ठीक है, मतलब जब एटीपी होगा तो एनर्जी होगी, ठीक है, तो इसीलिए जो है इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि एटीपी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया से बनता है। अच्छा, इसमें वही लिखा हुआ है कि प्रोड्यूसेस एनर्जी थ्रू केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया और सेल के अंदर होती हैं। ये इसका जो हिस्सा होता है ना, मतलब इसके हिस्से का जो काम होता है, तो इसके हिस्से का यही काम है कि फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन को यूज़ करके क्या करना है? एटीपी बनाना है, ठीक है। अब एटीपी जो है ये किस तरह बनाता है? फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स की तोड़ फोड़ करके उससे एटीपी बनाता है। इसके अलावा सेल में जो है वाटर लेवल और अदर जो मटीरियल होता है उसको भी कंट्रोल करता है, ठीक है, और रिसाइकल एंड डीकम्पोजेस प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। वही बात के प्रोटीन, फैट्स और इन सारी चीज़ों को यूज़ करके उससे एनर्जी बनाते हैं, और इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसके भी 2 लेयर होते हैं, डबल लेयर्ड होता है, ठीक है। एक बाहर लेयर होता है जिसको हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, और एक इनर लेयर होता है जिसको हम कहते हैं क्रेस्टा, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, ये बाहर का लेयर है, ठीक है, जो आपको ये रेड कलर का नज़र आ रहा है, ये है आउटर मेम्ब्रेन। आपको एक ये ग्रीन कलर का नज़र आ रहा होगा, और इसके बिल्कुल साइड पे आपको जो येलो कलर नज़र आ रहा है, ठीक है, ये है क्रेस्टा, ठीक है, और ये है सेकंड मेम्ब्रेन, तो इसलिए इसको हम कहते हैं डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्गेनेली इज गोल्जी बॉडीज़, ठीक है। गोल्जी बॉडीज़ जो है प्रोटीन पैकेजिंग प्लांट इससे वो मतलब नहीं कि पौधा या दरख्त, वो नहीं। जब हम प्लांट कहते हैं ना, तो प्लांट का मतलब होता है एक बहुत बड़ी फैक्ट्री, ठीक है, जैसे सोलर प्लांट लगाते हैं या कोई और प्लांट लगाते हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा काम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लांट है ये प्रोटीन पैकेजिंग प्लांट है, मतलब यहाँ पे जो प्रोटीन्स न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ज़रिए बनते हैं, राइबोसोम्स जो बनाते हैं, ठीक है, वो प्रोटीन्स अब पैक होंगे वो बॉडी के हर पार्ट में जाएंगे जहाँ जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, ठीक है। अब ये प्रोटीन पैक करना और उसको बॉडी के मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स तक पहुँचाना, ये किसका काम होता है? ये गोल्जी बॉडी का काम होता है, इसलिए इसको कहते हैं प्रोटीन पैकेजिंग प्लांट, ठीक है। मूव मटेरियल विद इन द सेल के अंदर अगर प्रोटीन की कोई ज़रूरत है तो वहाँ भी प्रोवाइड करेंगे, सेल के बाहर ज़रूरत है तो वहाँ भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और इसके भी मुख्तलिफ़ किस्म के लेयर्स होते हैं, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है, ये आपको जो थोड़ा सा डार्क रेड कलर का नज़र आ रहा है, इट इज़ ये जो पिंक कलर का जो है इट इज़ गोल्जी बॉडीज़।
अच्छा, नेक्स्ट वन इज लाइसोसोम. लाइसोसोम इज आल्सो कॉल्ड सुसाइड सेक्स. ठीक है, सुसाइड सेक का मतलब होगा कि सेल को ख़राब कर देने वाला, लेकिन सेल ख़राब नहीं होगा इसकी वजह से. सेल कब ख़राब होगा? जब उसका काम पूरा हो जाएगा, उसका टाइम पूरा हो. जैसे एक बंदे का टाइम पूरा, उम्र पूरी हो जाती है तो वो मर जाता है. ठीक है, इसी तरह जब सेल का टाइम पूरा हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है, तो ये जो लाइसोसोम्स होते हैं ये बर्स्ट हो जाते हैं. इसके अंदर कुछ केमिकल होते हैं, ये बर्स्ट हो जाते हैं. ठीक है, रिलीज़ हो जाते हैं और उसकी वजह से सेल जो है वो सुसाइड कर लेता है, मतलब खुद ब खुद मर जाता है. ठीक है, अच्छा, इसलिए इसको कहते हैं डाइजेस्टिव प्लांट. मतलब ये सेल्स को डाइजेस्ट कर लेता है, खा लेता है, हज़म कर लेता है. ठीक है, फॉर प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट. वही बात, ट्रांसपोर्ट अनडाइजेस्टेड मटेरियल टू सेल मेम्ब्रेन फॉर रिमूवल. सेल के अंदर अगर कोई अनडाइजेस्टेड चीज़ें हैं जो कि कचरा है, ठीक है, उसको सेल के बाहर पहुंचाना, ये लाइसोसोम का काम है. सेल ब्रेक्स डाउन इफ लाइसोसोम एक्सप्लोड्स. वही बात, अगर लाइसोसोम धमाका कर जाए, एक्सप्लोड कर जाए, तो सेल क्या होता है? ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, मर जाता है. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वन इज वैक्यूल्स. वैक्यूल जो है ये स्पेशली प्लांट सेल में पाए जाते हैं, ये एनिमल सेल में नहीं होते, और इसके अंदर पानी भरा होता है. ठीक है, लिक्विड भरा होता है. ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स फॉर स्टोरेज. ठीक है, इसमें पानी भरा होता है, स्टोरेज का काम करते हैं, डाइजेशन में भी थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं, और वेस्ट रिमूवल में काम करते हैं, कचरा निकालने में काम करते हैं. ठीक है, कंटेन वाटर सोल्यूशन, हेल्प मेंटेन प्लांट शेप. ठीक है, वही बात कि प्लांट सेल का जो शेप होता है, क्योंकि इसके अंदर लिक्विड होता है, मतलब किसी चीज़ के अंदर आप हवा भर दो, ठीक है, तो वो जो है उसका शेप मेंटेन रहता है. जैसे आप बालून के अंदर हवा भर देते हो तो बालून का शेप सही हो जाता है, मेंटेन हो जाता है. ठीक है, इसी तरह जो है वैक्यूल्स क्या करते हैं? प्लांट के शेप को मेंटेन करते हैं, मतलब उसके शेप को बरकरार रखते हैं. अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज साइटोस्केलेटन. साइटोस्केलेटन जो है वो कंपोज्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. मतलब आप जैसे स्केलेटन से समझ आ रहे हैं ना, स्केलेटन का मतलब क्या होता है? ढांचा. लेकिन साइटो का मतलब होता है सेल. जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटन सिस्टम बोन्स पर मुश्तमिल है, कि वो अगर बोन्स नहीं होंगे तो हम चल नहीं पाएंगे, रनिंग नहीं कर पाएंगे. ठीक है, अब ये साइटोस्केलेटन जो है इससे सेल का ढांचा बना होता है, मतलब सेल का जो स्ट्रक्चर जो इसी तरीके से रिजिड है और वो अपनी जगह पे मौजूद है, वो ख़राब नहीं होता. तो वो किस वजह से होता है? माइक्रो साइटोस्केलेटन की वजह से. ठीक है, लेकिन साइटोस्केलेटन जो है उसके अंदर भी माइक्रो ट्यूब्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे धागे से होते हैं. ठीक है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे, और उसी की वजह से जो है वो सेल का जो शेप होता है वो मेंटेन रहता है. यही लिखा हुआ है कि सपोर्ट सेल एंड प्रोवाइड शेप. ठीक है, एड्स मूवमेंट ऑफ मटेरियल एंड आउट ऑफ द सेल. ठीक है, चीज़ों को बाहर और अंदर जाने में, मूव करने में हेल्प करते हैं. सेंट्रीवूल जो कि मैंने आपको बता दिया. ठीक है, कि माइक्रोट्यूब्यूल्स या फिर सेंट्रीवूल. सेंट्रीवूल इस पूरे को हम कहते हैं, और जो एक एक धागा आपको नज़र आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल. ठीक है, ये सिलेंडर शेप होते हैं. ठीक है, और न्यूक्लियस के आसपास मौजूद होते हैं. ये स्पेशली सेल डिवीजन में करते हैं. ठीक है, सेल डिवीज़न जो होते हैं, जब सेल डिवीज़न होती है तो उसमें सेल 1 से 2 में डिवाइड होता है, तो उसी में ये जो सेंट्रीवुल्स होते हैं ये चीज़ों को अलग अलग करते हैं, एक पोल में और दूसरे पोल में लेके जाते हैं ताकि वो तकसीम बराबर हो. ठीक है, और सेल आसानी के साथ डिवाइड हो. कंपोज्ड ऑफ 9 ट्यूब्स ईच विद 3 ट्यूब्यूल्स. 3 ट्यूब्यूल होते हैं और फिर हर एक के अंदर 3 छोटे छोटे ट्यूब्स और होते हैं. ठीक है, तो उससे 9 ट्यूब्यूल्स बनते हैं. अच्छा, इन्वॉल्व इन सेलुलर डिवीजन, वही बता दिया. लाई एट राइट एंगल टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं. ठीक है, अगर एक खड़ा हुआ है तो एक जो है वो लेटा हुआ होगा, मतलब जैसे 90 एंगल होता है ना, तो इसी तरह का होता है. अच्छा जी, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय माइटोसिस. अब यहाँ पे जो है इसके बाद माइटोसिस और सेल साइकिल स्टार्ट होता है, तो वो हम ऐसा करेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है. तो यहाँ तक हमने पढ़े कुछ मेन सेल ऑर्गेनेलीज. इसके बाद हम पार्ट 2 में इंशाल्लाह सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस वगैरह पढ़ेंगे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, एंड अल्लाह हाफिज़.